नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जो कि है पंचायती राज व्यवस्था, जिससे हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था में देखते हैं सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में। तो इसके इतिहास का देखते हैं तो प्राचीन समय और वैदिक काल में भी पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन समय में संस्कृत ग्रंथों में पंचायत शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका आशय था 5 प्रबुद्ध लोगों का समूह, जिसे उस समय पंच परमेश्वर कहा जाता था। और यह चर्चा मिलती है प्राचीन संस्कृति के ग्रंथों में, जिसे पंच परमेश्वर कहा गया था। इसी तरह से देखते हैं आगे समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसके बाद गुप्त काल में भी इसकी चर्चा मिलती है। और गुप्त काल की सबसे एक मुख्य विशेषता यह थी कि यह स्थानीय स्वशासन के लिए जाना गया काल था। तो गुप्त काल में भी स्थानीय स्वशासन, जो कि पंचायती राज को ही कहा जाता है, की एक प्रमुख विशेषता थी। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मुगल काल में पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं। तो सल्तनत काल का जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वह गांव थी। इसमें गांव का प्रबंधन जो करता था वह पटवारियों और चौकीदारियों के जिम्मे में होता था, और यही लोग इनका प्रशासन का देखभाल करते थे। इसी तरह से आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले देखते हैं तो 1880 से 1884 का बीच का जो कालखंड होता है, उस टाइम जो लॉर्ड रिपन होते हैं ब्रिटिश काल में, उनके कार्यकाल को पंचायती राज का स्वर्णकाल कहा गया है, जो कि है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। इसी तरह से देखते हैं 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव देकर स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। अब आइए अभी के जो वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पंचायती राज का जो शब्द है उसका अर्थ है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से, जो कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम होता है, उसके द्वारा ही इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था को। आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास होता है वह किस किस तरीके से और किस किस परिस्थितियों से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में गठन किया गया था, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट होती है वह 1957 नवंबर महीने में रिपोर्ट सौंप देते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करते हैं, और अंतिम रूप से इसे ही पंचायती राज के रूप में जाना गया था। अब देखते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति के जो सिफारिश थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक सिफारिश थी वह था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की पद्धति। इसी सिफारिश को देखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया जाता है, और उसी के बाद राजस्थान देश का पहला राज्य होता है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होती है, जिसकी शुरुआत करते हैं 2 अक्टूबर 1956 को राजस्थान के नागौर जिले में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत किया जाता है। और उसके बाद राजस्थान के बाद जो दूसरा राज्य होता है जिसने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी वह राज्य होता है आंध्र प्रदेश। अब आइए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित और भी समितियां, जैसे कि अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति का देखते हैं तो इसका जो गठन किया जाता है 1977 में दिसंबर महीने में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, और अशोक मेहता जो समिति होती है उसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है 1978 के साल में और अगस्त महीने में। और यह सिफारिश करता है कि त्रिस्तरीय की जगह पर द्विस्तरीय पद्धति में बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखेंगे कि ये जो अशोक मेहता की समिति की जो रिपोर्ट होती है वह जनता पार्टी की सरकार भंग हो जाने के कारण में इस सिफारिश पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ही
बदल जाती है। इसलिए अशोक मेहता की समिति ने जो भी सिफारिश की होते हैं उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब आइए आगे देखते हैं GV.K. राव समिति। यह समिति योजना आयोग द्वारा 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीब उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु GV.K. राव के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। इसी तरह से देखते हैं LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं LM सिंघवी। इसी के नाम पे LM सिंघवी समिति कहा गया है। अब आइए आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसको शक्तिशाली बनाने हेतु राजीव गांधी की सरकार ने जुलाई 1989 में 64वें संविधान संशोधन के तहत एक विधेयक लोकसभा में लाती है, जो कि लोकसभा में तो पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में वह पारित नहीं हो पाता है। राज्यसभा में पारित ना होने के कारण वह विधेयक जो है वह समाप्त हो जाता है। उसके बाद ही देखते हैं फिर 1990 का दशक, जबकि BP सिंह की सरकार होती है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। उन्होंने भी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार गिरने के साथ भी वो उनका भी विधायक जो होता है विधेयक समाप्त हो जाता है। इसके बाद में लास्ट में आते हैं PV नरसिम्हा राव की सरकार आती है, जो कि कांग्रेस की ही सरकार रहती है। उन्होंने 1991 में लोकसभा में फिर से पंचायती राज के संवैधानिकरण के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं और अंततः यह 73वें संविधान संशोधन के रूप में 1992 में पारित हो जाता है, जो कि उसके बाद 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभाव में आ जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण किया गया था वह 73वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1992 में पारित हुआ था, और यह लागू होता है 24 अप्रैल 1993 से। इसी क्रम में देखते हैं कि 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन था उसके कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं थी। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसमें एक नया खंड जोड़ा जाता है, जो कि खंड 9 होता है। उसी में पंचायत शब्द की उल्लेख किया गया है, और जो कि अनुच्छेद 243 से 243 नाक तक के प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। इसी तरह से देखते हैं कि इसमें 11वीं सूची भी जोड़ा जाता है, और पंचायत से संबंधित 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं इसमें शामिल किए जाते हैं, और अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का गठन करने का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह राज्य सूची का विषय है। इसीलिए अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का गठन राज्यों पर छोड़ा गया है। और आगे देखते हैं तो यह अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 40 है, वह नीति निर्देशक का भी एक हिस्सा है। और इसकी विशेषताएं में देखते हैं तो ग्राम सभा, तो ग्राम सभा वह निकाय है जिसमें कि पंचायत क्षेत्र में जो भी निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं वह इसके सदस्य के रूप में होते हैं ग्राम सभा में। और इसी तरह से देखते हैं त्रिस्तरीय, तो त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ये 3 स्तर होते हैं, जो कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं तो इसके सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पंचायती राज के तहत सदस्यों का जो चुनाव होता है ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर, ये तीनों स्तर पर पंचायत के जो सदस्य होते हैं सीधा लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और इसका जो अध्यक्ष चुनाव होता है वह चुने हुए सदस्यों के बीच से ही अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसी तरह से देखते हैं तो ग्राम स्तर पर का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीकों से किया जाता है। इसके कार्यकाल की चर्चा करते हैं तो कार्यकाल जो होता है पंचायती राज का वह पहली बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक के कार्यकाल होता है। सीधे शब्दों में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है।
इसी तरह से देखते हैं कि अगर मान लीजिए इसका विघटन कर दिया जाता है, तब 6 महीने से खत्म होने की अवधि के अंदर चुनाव कराने जरूरी होते हैं, जो कि 6 महीने का समय होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि शेष अवधि जो है 6 महीने से कम है, तो इस अवधि के लिए चुनाव आवश्यक नहीं रह जाता है। आगे देखते हैं, यदि समय से पहले विघटित किया जाता है तो चुनाव के बाद इसका केवल बचे हुए समय के लिए ही कार्यकाल होगा। इसी तरह से देखते हैं तो पंचायती राज की जो भी चुनाव प्रक्रियाएं होता है वह राज्य चुनाव आयोग के देखरेख में होता है। अब आइए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो भी हमने किया है उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं वे सभी हम इस वीडियो के माध्यम से आगे हम देख लेते हैं, जिससे हमें पंचायती राज व्यवस्था को और भी समझने में आसानी होगी। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? यह किसने कहा था? तो यह कहा था चार्ल्स मेटकॉफ ने कि जो भारत की ग्राम व्यवस्था है वह छोटे छोटे गणतंत्र के रूप में है। तो यह कहा था चार्ल्स मेटकॉफ ने। ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकॉफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार पे छोड़ दिया गया है कि वो अपने राज्य में पंचायतों का गठन करे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो अनुच्छेद 40 जो परामर्श देता है वह देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। नेक्स्ट है, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में जो प्रावधान किया गया था वह 1993 में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993 में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ? तो संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त होता है पंचायती राज व्यवस्था को वह होता है 73वें संशोधन के तहत। ऑप्शन ए 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। तो 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो प्रधानमंत्री होते हैं वह होते हैं पीवी नरसिम्हा राव, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल देखते हैं दोस्तों, तो इनका कालखंड होता है 1991 से लेकर के 1996 तक का। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो वह दिया गया है अनुच्छेद 243 जी के तहत, जिसमें कुल पंचायती राज व्यवस्था के तहत 29 विषयों को उसमें समाहित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किया जाने वाला कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। तो जो पंचायतों से संबंधित जो भी कार्य है वह 11वीं अनुसूची में
वर्णित किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ए 11वीं सूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो कुल जो विषय हैं पंचायती राज में वह है 29 विषय, जो कि 11वीं अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन सी 29 विषय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो पंचायतों की संरचना से संबंधित जो भी कार्य होंगे वह राज्य विधानमंडल के तहत होगा। ऑप्शन बी राज्य की विधानमंडल द्वारा, क्योंकि पंचायती राज जो है वह राज्य का विषय में आता है। ऑप्शन बी राज्य का विधानमंडल। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो प्रथम अधिवेशन से लेकर के 5 वर्षों तक का काल जो होता है वह पंचायती का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से लेकर के 5 वर्षों तक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन कराने अनिवार्य होते हैं? तो जब पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर नए चुनाव करवाए जाने चाहिए। तो ऑप्शन सी 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ऑप्शन डी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत से संबंधित जो भी चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है वह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो विषय सूची है वह राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन बी राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव होते हैं तो पंचायत के जो चुनाव होते हैं वह प्रत्येक 5 वर्षों में। ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत चुनाव होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, तो वह है, निम्नांकित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? तो पंचायत से संबंधित नहीं है तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करेगा। यह सही है क्योंकि पंचायत से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग ही निर्णय लेता है। दूसरा है संविधान 74वें संशोधन अधिनियम, तो यह नहीं है क्योंकि यह नगर पालिका से संबंधित है। सी है सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित होगा, यह भी सही है। डी है एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, यह भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा एक पंचायत से संबंधित नहीं है, वह है ऑप्शन बी संविधान के 74वें संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य है? तो पहला जो राज्य है वह है डी राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट है, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया हुआ है, तो वह कौन सा संशोधन है? तो वह है 1992 का 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 1992 का 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो वह है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो यह जो है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। ऑप्शन
बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्थानीय स्वशासन का सर्वोत्तम व्याख्या है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई थी वह लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ऑप्शन बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। अगला है, स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो देखते हैं। पहला है ए वैधानिक स्थिति, सही है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, सही है। केंद्रीय नियंत्रण, गलत है। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो विशेषता नहीं है वह है केंद्रीय नियंत्रण। ऑप्शन सी केंद्रीय नियंत्रण स्थानीय स्वशासन की विशेषता नहीं है। अगला है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य जो है वह है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, नहीं। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, नहीं। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, तो आंसर हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी पंचायती राज का एक प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो ऑप्शन है ए, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। चौथा है इनमें से सभी, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सही है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वह लोगों की विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन डी विकास के मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो वह जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। ऑप्शन ए स्थानीय जनता की। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायती राज जो प्रतिनिधित्व करता है वह करता है एक तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और तीसरा सामुदायिक विकास। ये सभी जो है वह पंचायती राज इसका प्रतिनिधित्व करती है। आंसर हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है। तो यह जो पंचायती राज सुझाव जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आज का अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश करने वाले थे बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो वास्तुकार जो कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का वह कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। पंचायती राज व्यवस्था से अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और प्रारंभ की गई थी। तो राजस्थान के बाद दूसरा जो राज्य होता है वह होता है आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो कहाँ किया गया था। तो वह किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। आंसर हो जाएगा सी राजस्थान के नागौर जिले में।
जो कि किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता द्वारा जो सिफारिश किया गया था वह किया गया था द्विस्तरीय व्यवस्था की। ऑप्शन बी द्विस्तरीय व्यवस्था की। अगला है, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है बी अशोक मेहता कमेटी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो जो संवैधानिक प्रक्रिया प्रदान करने की संस्तुति की गई थी वह किया गया था एल.एम. सिंघवी कमेटी द्वारा। ऑप्शन ए एल.एम. सिंघवी कमेटी। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो वह किया गया है भाग 9 में। ऑप्शन ए भाग 9 में पंचायत की उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो वह हुआ है ग्राम पंचायत का। ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया है। अगला है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तो वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है बी राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है ए परामर्शदात्री निकाय, बी प्रशासनिक प्राधिकरण, सी परामर्शीय समिति, डी पर्यवेक्षक प्राधिकरण। तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वह है प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन बी प्रशासनिक प्राधिकरण सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो पंचायत से संबंधित जो भी निर्वाचन किए जाते हैं और उसका देखरेख जो होता है वह होता है राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो अधिक न्यूनतम उम्र है वह है 21 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 21 वर्ष की आयु। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी आज का अंतिम प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनराविलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो पंचायती राज के लिए जो वित्तीय स्थिति को जांचने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है वह किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों आज हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थ्योरी और उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बन रहे थे वो सभी हमने आज इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।